सो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। पिछले बहुत दिनों से आपने जब हम मनिया सुरवे का किस्सा शूट आउट एयर वडाला की डिस्कस कर रहे थे तो एक नाम बहुत उभर के सामने आया था। उनका नाम था रिटायर्ड एसीपी इसहाक बागवान। उस इनकाउंटर के समय वो सब इंस्पेक्टर थे, कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ था उनको पुलिस फोर्स में आए हुए, लेकिन बहुत जल्दी बहुत नाम उन्होंने कमा लिया था। उसके बाद डी गैंग और पठान गैंग के बहुत से लोगों को उन्होंने पकड़ा, बहुत सारे मेडल मिले, अवार्ड मिले और चलते 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 कई पुलिस स्टेशन के सीनियर भी रहे, जैसे मालाबार हिल जो सबसे वीआईपी एरिया है मुंबई का, जहाँ पे हमारा गवर्नर हाउस है, चीफ मिनिस्टर का घर है और बहुत सारे मंत्रियों के और बड़े ब्यूरोक्रेट्स के फ्लैट्स वहाँ पे हैं। उस एरिया के सीनियर इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस भी रहे। लेकिन आज वो एक नई किस्म की कंट्रोवर्सी में घिरे पाए जा रहे हैं। एक तरह से लगता है उनका पॉलिटिकल एनकाउंटर करने की तैयारी हो रही है। मैं 2-3 दिन पहले एक टेलीविज़न पे एक मराठी न्यूज़ चैनल देख रहा था, जिसमें हमारी महाराष्ट्र की असेंबली हॉल में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और साबका चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस इसहाक बागवान के ऊपर एलिगेशन पे एलिगेशन लगा रहे थे। बाकी एलिगेशन के अलावा जिनमें सबसे ज़्यादा जो उन्होंने बात की वो बागवान की तरफ से अपनी आमदन से ज़्यादा प्रॉपर्टी बनाने के उन्होंने सबूत एक तरीके से हाउस में रखने की कोशिश की। उनका कहना था कि उनके पास एक पेन ड्राइव है जिसमें वो सारे सबूत हैं जो इसहाक बागवान के खिलाफ जाते हैं, और उन्होंने होम मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र दिलीप वालसे पाटिल से इस बात की मांग की कि वो इमीडिएटली इस पूरे मुद्दे की इंक्वायरी सीबीआई को सौंप दें, क्योंकि इसहाक बागवान एक साबका पुलिस ऑफिसर हैं, मुंबई पुलिस में उनके लिंक हैं, उनके सोर्सेज हैं, उनके जूनियर ऑफिसर आज भी काम कर रहे हैं। और फडणवीस को लगता है कि महाराष्ट्र में इसहाक बागवान के खिलाफ इंक्वायरी बराबर नहीं होगी, इसलिए इस केस की तहकीकात जो है वो सीबीआई के हवाले कर देनी चाहिए। और एक सबसे संगीन इल्ज़ाम जो साबका मुख्यमंत्री ने इसहाक बागवान के ऊपर लगाया वो ये था कि बागवान के दाऊद के छोटे भाई इकबाल कासकर के साथ करीबी रिश्ते हैं। ये कोई पहली बार नहीं है कि इस किस्म के इल्ज़ाम एक साबका पुलिस ऑफिसर या एक नामचीन पुलिस एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के खिलाफ ऐसे इल्ज़ाम लगे हों। इसके पहले बहुत से ऑफिसर्स के ऊपर आमदन से ज़्यादा जायदाद रखने के मामले सामने आए, जिनमें दया नायक का केस काफ़ी चर्चा में रहा और उसके चलते हुए वो तकरीबन 5 साल से ज़्यादा सस्पेंड भी रहा। कैसे नौकरी पे वापस आए वो किस्सा मैंने आपको ऑलरेडी सुना चुका हूँ, आप लोग देख सकते हैं उसको हमारे पुराने एपिसोड में कि कैसे उस समय के डीजीपी एस विर्क को बोल के मैंने दया नायक की हेल्प की और उसको वापस पुलिस फोर्स में लेके आया। और जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया है कि और भी काफ़ी सारे जो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं उनके खिलाफ अभी भी इंक्वायरीज चल रही हैं। इसी तरह की लेटेस्ट इंक्वायरी दया नायक के खिलाफ अभी भी एक चल रही है। जो बाकी मैंने आपको बताया जो केस थे, वो इंक्वायरी ये है कि नौकरी लगने के समय पे इनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक, जिसके ऊपर वो फिल्म बनी थी, बहुत मशहूर हुई थी अब तक 56, उसमें ये एलिगेशन लगाई गई है कि नौकरी लेने के समय दया नायक ने फर्जी या नकली सर्टिफिकेट पेश करके नौकरी ली थी। अब 20 साल से ज़्यादा उस आदमी को सर्विस करते हो गए। 20 साल के बाद ये एलिगेशन लगाई गई है
और उसकी इंक्वायरी अब हो रही है, कब पूरी होगी किसी को पता नहीं। और दया नायक की उसी चक्कर में मुंबई से बदली गढ़चिरौली जो नक्सलाइट एरिया है, महाराष्ट्र का जो सबसे बड़ा मध्य प्रदेश बॉर्डर के ऊपर जो नक्सल इन्फेस्टेड एरिया गिना जाता है, गढ़चिरौली वो जंगल का एरिया, वहाँ पे उसकी पोस्टिंग की गई है। लेकिन उसने कोई एप्लीकेशन दे के, स्टे दे के वो पोस्टिंग वहाँ की रुकी हुई है और उसको कोई एक्टिव पोस्टिंग नहीं दी गई है। इसी तरह उसकी भी प्रॉपर्टी की जो इंक्वायरी थी वो भी लंबी चौड़ी चलती रही। तो इस तरीके से तकरीबन सब के सब नामचीन जो मशहूर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे वो कहीं ना कहीं आज सब के सब कानून के घेरे में हैं, शिकंजे में हैं। सो दोस्तों, इस किस्म के इल्ज़ाम लगने बहुत गंभीर बात है। दया नायक के बाद प्रदीप शर्मा के ऊपर बहुत सालों से उंगलियां उठती रही हैं, ख़ास तौर पे तब जब उन्होंने एमएलए की इलेक्शन लड़ी शिवसेना की टिकट पे मुंबई के साथ लगते इलाके नालासपाड़ा से, और उन्होंने अपने एफिडेविट में कोई 24-25 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी का खुलासा किया। तो लोगों ने बहुत उंगलियां उठाई कि मुंबई पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर भर्ती हुआ आदमी इंस्पेक्टर रैंक तक पहुंच के नौकरी से निकाल दिया जाता है, डिसमिस कर दिया जाता है, और इलेक्शन लड़ते समय वो अपनी प्रॉपर्टी का ब्यौरा देते हुए लिखता है कि उसके पास 25 करोड़ से ज़्यादा की चल अचल प्रॉपर्टी है। तो कई लोगों से ये हमेशा सवाल उठता रहा है कि और भी मुंबई पुलिस में हज़ारों इंस्पेक्टर्स हैं, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, ACPs भी हैं, बहुत काम किया सब ने, उतने साल उन्होंने नौकरी में निकाले जितने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट निकालते हैं। तो ऐसी क्या बात है कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की आमदनी तो करोड़ों में पहुंच जाती है, जबकि ऑर्डिनरी पुलिस वाला जो है वो रिटायर होता है तो उसके पास रहने का अपना घर नहीं होता भी है तो उसने किस्तों पे बैंक से या सरकार से कर्जा लेके अपना वो 2 बेडरूम हॉल का फ्लैट बनाया होता है। तो ये एक जो सुई है, एक जो शक की, एक जो एलिगेशन की जो एक उंगली उठती है वो हमेशा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के ऊपर उठती रही है। इसी तरह सचिन वाजे, तो देखिए ना, इतने सारे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, कोई खुदकशी कर गया, कोई जेल में बैठा है मर्डर चार्जेस पे, कोई कंस्पिरेसी में अंदर है, कोई किसी और इलीगैलिटी से, वही ऑफिसर जो एक ज़माने में जिनके नाम से अंडरवर्ल्ड भी और आम आदमी भी डरता था, कांपता था, आज वो सलाखों के पीछे अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन गुजार रहे हैं। उसी कड़ी में अचानक सडनली इसहाक बागवान का असेंबली के अंदर ये चर्चा होना कि उसके नाम पे बारामती डिस्ट्रिक्ट जो इलाका जो है पूना के पास, जहाँ से शरद पवार का स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है, उस बारामती इलाके में इसहाक बागवान के पास 42 एकड़ नॉन एग्रीकल्चरल लैंड है। अब वो इलाका बहुत महंगा है, एक एकड़ वहाँ पे कम से कम 6 करोड़ से लेके 20-25 करोड़ तक की कीमत उस इलाके में लगाई जाती है। और फडणवीस ने, साबका मुख्यमंत्री ने, इस बात का खुलासा भी किया कि ये ज़मीन जब उस समय खरीदी गई थी जब इसहाक बागवान पुलिस फोर्स में थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी ये ज़मीन ट्रांसफ़र कर दी थी अपने भाई के नाम पे, अपने पिता के नाम पे और अपनी भाभी के नाम पे। और रिटायर होने के बाद ये पूरी की पूरी ज़मीन कुछ दिनों में वापस इसहाक बागवान के नाम पे ट्रांसफ़र करवा दी गई। उसके बाद वही ज़मीन एक कपूर नाम के आदमी को बेची जाती है। कपूर के बाद वो ज़मीन एक वेल्डर नाम के आदमी के पास चली जाती है। उसके बाद वो आदमी जो वेल्डर है वो
गिफ्ट डीड बना के वो उस ज़मीन को दान करता है वापस इसहाक बागवान के नाम पे। और ये गिफ्ट करवाने वाली जो बात है, इसको देवेंद्र फडणवीस ने एक कानूनी मोड़ दे के कहा है कि ये पूरे का पूरा फर्जीवाड़ा है। एक ज़मीन एक आदमी की थी, वो अपने भाई को दे देता है, बाद में उसके नाम पे आ जाती है, फिर किसी और को दे देता है, फिर वही ज़मीन गिफ्ट में तोहफे के तौर पे वापस ले लेता है। तो इसमें फडणवीस का कहना है कि मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। तो उन्होंने ईडी की इंक्वायरी की डिमांड भी की है। और इसी तरह देखिए आप, वो पूरी की पूरी जो पेन ड्राइव जिसके अंदर उन्होंने क्या खुलासे किए हैं वो उन्होंने हाउस में नहीं बताए। उन्होंने स्पीकर से इस बात की माफ़ी मांगी कि वो जो पेन ड्राइव के अंदर जो मसाला है, जो उसके अंदर जो एक्सप्लोसिव मटेरियल है, वो सदन में नहीं बताएंगे क्योंकि ये अभी इंक्वायरी का विषय है। और वो पेन ड्राइव वो महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर को देंगे सदन की मंजूरी से, ताकि होम मिनिस्टर को ये उसका दायित्व बने कि वो इस बात की पूरी जानकारी समय समय पे हाउस को, असेंबली हॉल को देता रहे। तो ये एक नया एक किस्सा महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। आपको याद होगा, मैंने थोड़े महीने पहले एक नवाब मलिक का एक एपिसोड किया था हमने। नवाब मलिक तो महाराष्ट्र के वक्फ लैंड के मंत्री थे। उनके एपिसोड में हमने बताया था, उनकी अरेस्ट होने के पहले 4 दिन बता दिया था कि आने वाले कुछ दिनों में नवाब मलिक की गिरफ्तारी हो सकती है। उनके ऊपर भी जो एफिडेविट दिया था दिल्ली सरकार को, होम मिनिस्ट्री को, वो देवेंद्र फडणवीस ने ही दिया था, जिसमें नवाब मलिक के बॉम्ब ब्लास्ट के 93 के ब्लास्ट के एक्यूज़ के साथ रिश्ते बताए गए थे। और 4 दिन के बाद ईडी ने, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने नवाब मलिक को अरेस्ट किया और आज तक नवाब मलिक की एक मंत्री की ज़मानत नहीं हो सकी है। उसी तरह नागपुर शहर, जहाँ से देवेंद्र फडणवीस का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वो नागपुर के रहने वाले हैं और वहाँ से निकल के इलेक्शन लड़के वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। नागपुर में एक वकील हैं जिनका सरनेम ऊके है, UKE। वो 2 भाई हैं। वो दोनों भाइयों ने बार बार कई केसेस जो हैं वो देवेंद्र फडणवीस के ऊपर किए। एक बार तो उन्होंने देवेंद्र फडणवीस की इलेक्शन को भी चैलेंज किया। नागपुर बेंच जो है मुंबई हाई कोर्ट का, बॉम्बे हाई कोर्ट का, उसमें चैलेंज किया। और इसी तरह 3-4 और सिविल और क्रिमिनल केसेस देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ फाइल करने की कोशिश की। और अभी 4 दिन पहले ईडी की रेड पड़ती है उस वकील और उसके भाई के ऊपर, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के। उसमें भी कोई 1.5-2 एकड़ रेसिडेंशियल प्लॉट जिसकी कीमत को 40-45 लाख बताई जाती है, उसको मनी लॉन्ड्रिंग के तरीके से कि ब्लैक का पैसा इस्तेमाल करके उस वकील ने और उसके भाई ने वो प्रॉपर्टी खरीदी है। उनको एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने नागपुर में 2 दिन पहले उनके ऊपर केस करके उनको कस्टडी में लिया है। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि देवेंद्र फडणवीस के ऊपर जो एलिगेशन लगती हैं उनको रोकने के लिए, जहाँ उनको अपना बचाव करने के लिए एक ऑफेंसिव स्ट्रैटजी जो है वो देवेंद्र फडणवीस ने बताई है। एक्चुअली महाराष्ट्र में जो सरकार चल रही है उसको गिराने की कोशिशें उसी दिन से चालू हैं जब से ये सरकार बनी है, लेकिन अभी तक बीजेपी की दाल नहीं गन सकी। और कहीं ना कहीं बीजेपी को ये बात हजम नहीं हो रही कि वो सबसे बड़ी पार्टी बन के आने के बाद भी महाराष्ट्र में अपनी सरकार से बाहर क्यों है। तो रोज़ आए दिन देवेंद्र फडणवीस कोई ना कोई ऐसा खुलासा हर रोज़ या सदन में या प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की जो युति सरकार चल रही है
उसके खिलाफ करते आ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास एक और बहुत बड़ी 140 घंटे की वार्तालाप की एक पेन ड्राइव है, जिसमें महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े सरकारी वकील इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने ये प्लानिंग की हुई है कि बीजेपी के नेताओं को किस तरह नकली केसों में फंसाया जाए। इस बात का खुलासा भी देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के सदन में किया। अब वापस आते हैं इसहाक बागवान पे। उसी कड़ी में 3 दिन पहले जो देवेंद्र फडणवीस ने इल्ज़ाम लगाए, उसकी अब इंक्वायरी शुरू हो चुकी है। क्या आने वाले दिनों में इसहाक बागवान के ऊपर भी ईडी की रेड पड़ेगी? क्या इसहाक बागवान को भी जेल जाना पड़ेगा? 2009 को जो शख्स रिटायर हो जाता है पुलिस फोर्स से, रिटायर होने के 13 साल बाद उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उसने आमदन से ज़्यादा प्रॉपर्टी खरीदी और उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। और जब इस केस की हमने पड़ताल की तो मालूम पड़ा कि वो जो वेंडर नाम का जो आदमी था, वो इकबाल कासकर को जानता था। जब थाना क्राइम ब्रांच ने कुछ मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में या एक्स्ट्रॉर्डिनरी केसेस में इंक्वायरी कर रहे थे, उसमें वो वेंडर नाम का शख्स गिरफ्तार भी हुआ था, लेकिन 12 दिन के बाद उसकी डेथ हो गई थी। उसके मरने के बाद उसके बेटे ने वो ज़मीन जो थी वो इसहाक बागवान के नाम पे गिफ्ट कर दी। कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ तो लगती है, लेकिन इस बात को ज़मीन के लेन देन को एक अंडरवर्ल्ड की एक्टिविटीज़ के साथ जोड़ के पेश करना शायद एक सोची समझी राजनीतिक चाल है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसहाक बागवान के केस को मोहरा बना के मेन अटैक जो है वो बीजेपी और वो शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी सरकार को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन उसमें नुकसान अंत में होगा, आखिर में होगा तो वो इसहाक बागवान का होगा। कहीं आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा कि वो शख्स जो एक ज़माने में क्रिमिनल्स को एनकाउंटर में मारने में माहिर गिना जाता था, कहीं उसका ही आज अपना पॉलिटिकल एनकाउंटर तो नहीं हो रहा है। तो आने वाले दिनों में इंतज़ार करेंगे इस डेवलपमेंट की, और नई बातें इस केस से जुड़ी हुई लेके आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।